तो माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है जो कि प्रश्नावली 9.3 है। जैसे कि अपनी मोटिवेशन वीडियो के साथ से अपनी जो वीडियो की शुरुआत होती है मोटिवेशन लाइन के साथ, तो आज की मोटिवेशन लाइन है कि हालात वो ना रखे जो हौसलों को बदल दे। कि हालात वो ना रखे जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वह रखे जो हालातों को बदल दे। तो इस तरह के हालात वो ना रखे। हम कई बार चाहते हैं अपने सपने हम देख लेते हैं, लेकिन जब हालात हमें कठिनाई आ जाती तो हम अपने हौसलों को छोड़ देते, अपने सपनों को छोड़ देते हैं। तो यहाँ बताया कि हालात वो ना रखे जो हौसलों को बदलते। हमारे चाहे कौन से भी हालात हो, हमें हौसलों को नहीं बदलना है, बल्कि हौसला इस तरह रखना है कि हालात को भी बदल देना है। तो इस तरह आपको याद रखना है, आपको अपनी लाइफ में कभी भी नहीं हारना है, अपने सपनों को पूरा करना है। तो आज के 9.3 में ये बताया गया है आयतन। तो बहुत सारे बच्चों को आयतन क्या होता है ये पता नहीं हो रहा। पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चला, घन घनाभ आय बैलेंस सारी आकृति आपकी पता है, लेकिन इस बार आयतन। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ एक डिब्बा दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं ये एक बेलनाकार आकृति का डिब्बा है। अगर इसे खोलते इसके अंदर जितनी चीजें भरी जा सकेगी, इसके अंदर जितनी चीजें हम भरेंगे वो होता है आयतन। फिर वो पानी हो या कोई किसी भी चीज की हो, तो मतलब किसी भी चीज की जो मात्रा इसके अंदर भरी जाएगी वो होगा आयतन। जैसे कि आप ये बेलनाकार आकृति थी और ये घनाकार का डिब्बा है। अगर इसमें पहले हम क्या करते थे, ये क्षेत्रफल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया करते थे, ये वाला, लेकिन अब अंदर कितना होगा, अंदर इसमें कितना पानी समा सकता है, कोई वस्तु की मात्रा कितने समा सकती है, वो हमें ये वो ही होता है आयतन। तो इधर इसे विधि से बात करें तो कुछ इस तरह होता है आयतन। कोई भी आकृति, घन घना बेलना, तो कोई भी आकृति में भरी मात्रा, जो भरी रही मात्रा आयतन कहलाती है। सरल भाषा में कोई वस्तु या पदार्थ किसी भी आकृति के अंदर घेरी रही जगह आयतन कहलाती है। तो आपको आयतन क्लियर हो गया। जब तक आपको आयतन क्लियर नहीं होगा तो आप प्रश्नावली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आयतन आपका क्लियर है बिल्कुल, मतलब किसी भी वस्तु के अंदर, चाहे वो कौन सी भी आकृति शेप हो, और उसमें जो भरी रही किसी भी वस्तु की मात्रा ही आयतन कहलाती है। हमें कई बार घन घनाभ और बेलन दिया गया होगा और उसमें हमें अंदाज नहीं लगा सकते कि इसमें कितना लीटर पानी आएगा, कि कोई चीज में कितनी किलो आएगी, वो हमें यहाँ पर हमें सिखाया है। तो इसकी जो घन इकाई होती है, जैसे कि क्षेत्रफल में हम स्क्वायर लिखते हैं, ठीक इसी तरह घन सेंटीमीटर होता है, घन मीटर होता है, लीटर में ऐसा कुछ नहीं होता, लीटर और मिलीलीटर होता है। तो उदाहरण, यदि एक डिब्बे में पानी भरा हो तो उसके सामने समाने वाली पानी की मात्रा, मतलब उसके अंदर कितना पानी आएगा, इस तरह के प्रश्न आयतन में पूछे जाते हैं। अगर सूत्र की बात करें तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। और अगर घनाभ के आयतन की बात करें तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सपोज करो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है। तो और बेलन के आयतन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, मतलब ये पाई आर, ये पाई आर स्क्वायर एच, ये लंबाई, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये सूत्र किस तरह है मैंने आपको बता दिए। भुजा का आयतन, भुजा हमें पता है कि हम क्षेत्रफल निकालना तो क्या करते हैं, भुजा स्क्वायर करते हैं, लेकिन अगर आयतन की बात हो तो हमें भुजा क्यूब लिखना है। तो हम चलते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह है, मतलब किसी भी चीज के अगर बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये सब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और अगर इस अंदर की बात करें तो ये आयतन होता है। तो ये क्लियर है, आपको कुछ भी डाउट ना हो तो, ठीक है। यहाँ प्रश्न हमें पूछा है कि आपको एक बेलनाकार टेंट इस टेंट दिया गया है जिस निम्नलिखित किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल ज्ञात करें, और किस स्थिति में, हमें मतलब यहाँ उत्तर लिखना है कि आप कौन सी स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें और कौन सी स्थिति में आयतन। ऐसे बेलनाकार टेंट यहाँ पर एक दिया गया है। तो यहाँ ये ज्ञात करने के लिए इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, हमें पानी की मात्रा पूछे तो पानी तो बाहर तो होगा नहीं, अंदर की तरफ ही होगा, तो हम यहाँ पर लिखे थे आयतन। तो इसका उत्तर जो होगा आयतन, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियां, तो प्लास्टर करेंगे ये यहाँ पर ये होगा प्लास्टर, या अंदर की तरफ ये इस तरह होगा कि बीच में तो सीमेंट नहीं भरा जाएगा ना,
तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल की तरफ ही हो रहा है। यहाँ पर ये अंदर की तरफ भी कर लेकिन ऐसे बीच में तो उन्हें भरने की बीच की तो जरूरत खाली ही रहेगी। तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल हम यहाँ पर लिखे थे। इसे प्रस्तुत करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या पे हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये उसका आंसर है। ठीक है, फिर हमें पूछा है इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। अगर छोटे टैंकों की सहायता से अगर इसमें पानी भरा दिया जाए तो भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या, तो हमें कुल मिलाकर अगर पानी भरने की यहाँ पर बात हो रही है तो ये आयतन आएगा, आयतन। तो बस ये हो गया है क्लियर। अब हम चलते हैं, इस तरह देख सकते हैं, मैंने किस तरह आपको बताया भी है कि हमने आयतन किस आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह आया है और यहाँ पर भी आयतन किस तरह आया है। हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन जो बहुत बड़ा होने के कारण मैंने यहाँ अंदर नहीं लिखा है। तो बेलन ए का व्यास, यहाँ पर ए है और ये बी है। तो बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। परिकलन किए बिना आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए सत्यापित कीजिए, ज्ञात कीजिए कि अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल भी अधिक होता है। तो सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ में आकृति तो माप बताया गया है। फिर परिकलन किए बिना आपको पूरी विधि किए बिना आपको इन दोनों से आयतन, तो ये मुझे लगता है कि ये जो आकृति बी है, हालांकि इसे तो हमें ज्ञात करना ही होगा, लेकिन आकृति बी को ऐसा हम देख कर लग रहा है कि इसमें जो होगा इसका आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन इन दोनों में जिसका आयतन अधिक हो रहा है तो इसका अधिक हो रहा। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए तो हमें क्या करना है, दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करना है और सत्यापित भी करना है कि अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल भी अधिक है। तो आओ उसे विधिपूर्वक सॉल्व करते हैं। फिर हमने आपका समय बचे इसलिए मैंने पहले जो लिखना था, हमें दिया गया है वो स्पष्ट लिखना है। दिया गया है आकृति ए का व्यास कितना था 7 सेंटीमीटर और हम जानते थे त्रिज्या उसकी आधी होती है तो 7 बटा, फिर ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। सारी जो बातें हमें यहाँ बताई गई उसे स्पष्ट इस तरह विधि पूर्वक करने से क्या होता है कि आपके जो नंबर्स होते हैं वो पूरे में से पूरे आते। तो आकृति बी का व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है त्रिज्या 7 कैसा है 14 में 2 का और ऊंचाई भी है 7। अब इसे हमें क्या करना, पहले तो आयतन निकाले थे फिर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले थे। तो ज्ञात करने किस आकृति का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, ये हमें प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्लियर हो गया और सूत्र हमें पता है। बेलनाकार आकृति का आयतन हमने अभी पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच। किस तरह पाई आर स्क्वायर एच आया है, देखो ये वृत्त क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी पाई आर स्क्वायर और ये ऊंचाई। तो अब हम सूत्रानुसार जब मान रखते हैं पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान पता है 22/7 गुना आर हमारा कितना आया है, आर हमारा है यहाँ आकृति ए और बी। तो पाई का मान है 7/2 गुना 7/2 गुना एच कितना है 14। ठीक है, तब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 7 में 7, ठीक है, 2 11 और ये 2 7 14। अब जो पीछे बचा है उसे हम लिख देते हैं। हर में तो कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर जो अंश में बचा है 11 गुना 7 और ये 7। तो इसे सॉल्व करते हैं 11 7 7 गुण 50 और जब इसे हम रफ्तारी की सहायता से जब इसे हम इसे गुना करते हैं, चलो हम इसे गुना करते हैं 99, 11 नाम 99 और 11 4 44, 9 9 4 13 और ये 5। तो आंसर कितना आया 539 आयतन है। तो हम लिखे थे 539 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों आयतन हमेशा 3 के रूप में स्क्वायर नहीं लिखा जाता, क्यूब लिखा जाता। तो ये सॉल्व हो गया। अब इसे भी इस तरह कर देते हैं, मान रख देते हैं। पाई का मान है 22 बटा फिर है आर स्क्वायर, आर हमारा क्या था ये रहा 7 आया, तो 7 गुना ऊंचाई कितनी है वो भी हमें यहाँ पर 7 है कि हम आकृति बी। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व हो गया है और यहाँ पर आया है 22 गुना 7 7 गुण 50। तो इसे भी हम रफ्तारी की सहायता से सॉल्व कर देते हैं। 22 गुना गुण 50, 9 दूनी
18 ऑक्सिलरी 8, 9 दूनी 18 और 8 19, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 8 8 दूनी 16 और 8 17 और 8 और 9 और 1 10, 1078। कितना आया हमारा आंसर? 1078। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो किस आकृति का आयतन ज्यादा है? हमें पता चल गया है कि आकृति बी का जो आयतन है वो ज्यादा, लेकिन अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? सूत्र बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है? बेलनाकार आकृति पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r प्लस h, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमें देखो चित्र की सहायता से जब अगर देखे तो नीचे हुआ, तो नीचे जो है वो यहाँ से तो बंद है, लेकिन ऊपर उन्होंने क्या बताया? खाली बताया। तो ये आपको बहुत याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये डिब्बा ये इस तरह से, उन्होंने इस तरह बंद नहीं किया। ऊपर देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर उन्होंने अंडरलाइन नहीं किए, मतलब ब्लैक नहीं, मतलब ये खाली है। कोई भी बर्तन है वो खाली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेलनाकार आकृति का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा का होता है, ये पूरे का सूत्र होता है, लेकिन हमें यहाँ ऊपर वाला खाली है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पाई स्क्वायर h से माइनस कर देंगे। तो आओ इसे विधि पूर्वक सॉल्व करते हैं। चलो, बेलनाकार आकृति ए का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने जा रहे हैं। 2 गुणा 22/7 गुणा r हमारा क्या था? 7/2 और r प्लस h क्या था? इसे इस तरह कर देते हैं। h कितना था? 14। h हमारा था 14/8 माइनस पाई r स्क्वायर, माइनस में क्या हो रहा? पाई r स्क्वायर h, तो पाई का मान 22/7, ये h नहीं है, पाई r क्या है? 7/2 गुणा 7/2। आपका समय बचे इसलिए मैंने यहाँ पर 22.35 प्लस 14 माइनस, देखो अब इस तरह मैंने मान रखा है, और ये सारी संख्या आपस में एक दूसरे से कट रही। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने इस तरह हल किया है कि देखो 2 से 2, 7 से 7, पीछे 22 बचा है। फिर यहाँ पर 2 में 7 में 2 का भाग्य 3.5 प्लस 14 का ये 14 माइनस 77 कैसे आया है? 11 और 7 से गुना हुआ है, बाकी संख्या आपस में कट गई है। तो अभी सारी विधि तो हमने सब सॉल्व किया है, आप इस स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी डाउट नहीं है। तो हमारा आंसर आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस तरफ भी हमने इस विधि से जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि अगर आयतन की बात करें तो इस वाली आकृति बी का जो आयतन है वो भी ज्यादा है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 462 सेंटीमीटर ये भी हमारा ज्यादा है। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर होगा आकृति बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। फिर हम चलते हैं प्रश्नावली 9.3 के थर्ड वाले क्वेश्चन। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ऐसे घनाभ की ऊंचाई हमें
ज्ञात करनी है, जिसके आधार पर तो क्षेत्रफल हमें बताया दिया हो और आयतन जो है 900 सेंटीमीटर क्यूब है। ताव से विधि पूर्वक हल करते। अब हम करते हैं ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसके आधार पर जो क्षेत्रफल है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई भी घनाभ है और उसका उन्होंने बताया है आधार का क्षेत्रफल, तो आप देख रहे हैं ये आधार मतलब एक आयत होता है, एक आयत का क्षेत्रफल होता है जिसकी हमें पता है कि लंबाई और चौड़ाई, इसी को हम बोलते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। ये एक आयत होता है जिसे तो हम आधार भी बोल सकते हैं घनाभ का। तो फिर यहाँ हमें बताया है जिसके आधार का क्षेत्रफल मतलब 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब सूत्रानुसार कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, सूत्रानुसार मान रखना है। घनाभ का आयतन क्या, आयतन की जगह हमें आयतन लिखना है 900, ठीक है, बराबर है निम्न से लंबाई इंटू चौड़ाई हमें पता है कि आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई की जगह पर हमें 180 लिख सकते हैं, बिल्कुल हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं 180 गुना हमें ऊंचाई हमें पूछी है तो ऊंचाई को इस तरह से यहाँ पर हमें लिखना है। P मीन्स पक्षांतरण करने पर 900 तो इसी तरफ रहेगा बराबर h भी इसी तरफ रहेगा, लेकिन जो 180 होगा वो इस तरफ गुना में तो इस तरफ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा भाग में। तो 0 से 0 कट जाएगा और 18 के पहाड़े में 90 आते हैं 5 बार। ऊंचाई हमें यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसका जो उत्तर होगा h मतलब ऊंचाई। तो हमारा आंसर क्या आएगा, उत्तर। तो घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी। इस तरह आपको भी विधि पूर्वक करना है जिससे कि आपके जो नंबर्स है वो पूरे में से पूरा आए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। फिर हमें यहाँ पर पूछा है 4 में एक घनाभ की विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। एक घनाभ है कोई 60 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकेंगे। तो ये हमें सपोज करो कि ये कोई घनाभ का ये तो घन है, लेकिन अगर ये इस तरह का कोई डिब्बा है और उसमें छोटे छोटे हमें क्या रखने हैं, घन रखने हैं छोटे छोटे से। तो इसके अंदर कितने घन आएंगे वो हमें बताया गया है। घनाभ का हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताई और एक घन की भी हमें भुजा बताई गई है। तो सीधी सी बात है, इस पूरे आयतन में हम क्या करेंगे, एक छोटे घन का क्या करेंगे आयतन से हम इसे बांट देंगे, तभी हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है, इस टॉप के समय आपके जो वीडियोस है बहुत लंबा होना हो इसलिए मैंने यहाँ पर सारी बातें लिखी। इस तरह आपको भी लिखना है, दिया गया है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। फिर याद क्या करना है, घनाभ के अंदर छोटे घनों की संख्या, ये क्लियर है। फिर घनाभ का आयतन हमें पता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई और घन का आयतन a क्यूब मतलब भुजा क्यूब होता है। सूत्रानुसार जब हम मान रखते हैं तो हमें यहाँ पूछा क्या है, छोटे घनों की संख्या। तो इस तरह हम लिख देते हैं छोटे छोटे घनों की संख्या। छोटे घनों की संख्या क्या होगी, जब बड़े आयतन में छोटे घन का आयतन जाएगा। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन बटा घन का आयतन, बटा घन का आयतन। तभी हमें डिब्बे की संख्या, हमें घनों की संख्या जो होगी वो हमें पता लग जाएगी। संख्या, ठीक है। घनाभ का आयतन कितना है, लिख देते हैं 60 गुना 54 गुना 30 और भुजा क्यूब है और एक भुजा हमारी हमें कितनी बताई गई है, वो यहाँ भी हमें लिख देना है घन पे भुजा, घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो बस 6 क्यूब है 6 गुना 6 गुना 6, ठीक है। इस तरह हमने लिख लिया, इसे हम काट देते हैं 6 ये 10, 6 कम 6 और 6 9 54 और 6 कम 6 25 30। तो इसे चलो गुना कर देते हैं, जो संख्या बची है उसे 10 9 गुना 5, तो 9 25 43 और ये रहा 450।
तो हमारा आंसर कितना आया है 450। ये हमारा क्या है 450 डिब्बे हो गए। कितने डिब्बे हो गए 450 डिब्बे हो गए। इसे विधि पूर्वक लिखना है उत्तर। तो क्या पूछा था हम, तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे धन रखे जा सकते थे, तो 450 घन वाले छोटे डिब्बे रखे जा सके थे। तो इस तरह हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।